संगम मैं समन किशोर वगैरह वडोदरा गुजरात से पिछले करीब 4 साल से समन संघ में कार्यरत हूँ और समन संघ के लिए काम कर रहा हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है। तो आज जो हमारा विषय भी रखा है वो विषय भी बहुत ही अच्छा विषय है कि हम समन एकजुट क्यों नहीं हो रहे, इसके क्या क्या कारण है। हमारे बहुत सारे साथियों ने इसके बारे में बहुत अच्छी चर्चाएं की है और चर्चाएं मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आई। तो मेरा भी जो आज का कॉन्सेप्ट है इसी के संदर्भ में है। थोड़ा पहली चीज है कि हमको ये देखना है कि समन संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी, समन संघ की जरूरत क्यों पड़ी हमको, क्या वाकई में इसकी जरूरत थी, क्या है। तो इसके लिए जो बातें हैं वो बातें निकल के आती है कि बाबा साहब से हम शुरुआत करते हैं। उसके पहले भी काफी समय से हम बात शुरू हो चुकी थी। बाबा साहब के समय में बाबा साहब ने लोगों को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी मेहनत की। उस समय में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी बाबा साहब ने उनको इकट्ठा करने के लिए मेहनत की, लोगों को इकट्ठा लाए। हम देख रहे हैं जो हमारा महार सत्याग्रह है, कालाराम मंदिर प्रवेश है, इसके माध्यम से बाबा साहब ने उनको इकट्ठा किया, लोगों को धमके मार के भी ले आए। बाबा साहब के जाने के बाद अगर बाबा साहब होते तो शायद समन सिंह की जरूरत भी नहीं पड़ती। बाबा साहब के जाने के बाद में मान्यवर साहब ने वो बीड़ा उठाया करीब 20 साल के बाद में। मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ पर करीब 20 साल के बाद में मान्यवर साहब ने वो बीड़ा, उन्होंने बाबा साहब की पहचान पूरे भारत को करवा दी। आज मान्यवर साहब की वजह से जो भारत में बाबा साहब को लोग जानने लग गए, ज्यादा लोग जानने लगे, वो मान्यवर साहब की वजह से। उन्होंने वो बीड़ा उठाया कि हमको लोगों को इकट्ठा करना है और कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं, कैसे हम कामयाब हो सकते हैं, वो मान्यवर साहब ने हमको सिखाया। उन्होंने बामसेप के माध्यम से एक अच्छा संगठन बनाया और उस संगठन के माध्यम से हम ये कह सकते हैं 3 या 4 बार जो हमारे मुख्यमंत्री भी बने। पर क्या वो परमानेंट हो पाया, बात यहाँ आती है। अगर बामसेप मेरे ख्याल से उनके विचारधारा पे अच्छी तरह से चल जाती और अच्छा काम कर लेते वो सभी मिलके बामसेप के लोग जो है, तो आज न समन संघ की जरूरत पड़ती न किसी की जरूरत पड़ती, आज सब कुछ हमारा हो सकता था। पर क्या हुआ, उसमें बिखराव आ गया, उसने कहीं ना कहीं टूट हो गई, उसके टुकड़े हो गए, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हमारे समाज का हुआ। तो ऐसा समय आया कि हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने इस चीज को महसूस किया, जो समाज के लिए समर्पित थे, समाज के लिए काम करना चाहते थे, समाज के उद्धार के लिए काम करना चाहते थे। तो उन लोगों ने सोचा कि अब क्या होगा, क्योंकि हमारे हक अधिकार तो जा रहे हैं, जाते रहे हैं। विगत 75 साल से ये चीज हो रही है, हम देख भी रहे हैं। पर उसके लिए हमारे समाज को इकट्ठा करने के लिए, जागरूक करने के लिए क्या किया जाए। तब ये बात आई कि कोई ऐसा संगठन बनाए, ऐसी ये बनाए जिससे लोग समझे, लोगों को समझ में आए और लोग इकट्ठा होना चालू करें। तो पहली चीज तो वहां पे ये आई कि हम इतने सालों से जो हमारे संगठन है, इतने सालों से काम कर रहे हैं। मैं किसी संगठन को बुरा नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने जो भी काम किया है संगठनों ने, सभी ने जन जागृति का काम किया है। पर क्या वो कामयाब हो पा रहे हैं? तो क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इस पे चर्चा हुई। कुछ लोग मिले आपस में, उनके बीच में चर्चा हुई, तो वो चर्चा यहाँ पहुंची, यहाँ तक आई कि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा ही ड्रॉबैक है, हमारी ही कमजोरी है कि हम कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो वो बात निकल के आई, क्यों कामयाब नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम इकट्ठा नहीं है, एकजुट नहीं है, हम संगठनों में बटे हुए लोग हैं। तो अब इसको कैसे हमको समाज तक, समाज को हम गति प्राप्त कर सकते हैं, समाज को गति दे सकते हैं, समाज के लिए, विकास के लिए काम कर सकते हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर सकते हैं। ये जब समझ में आया तो फिर ये आया कि इन सबको इकट्ठा किया जाए। पहली चीज ये आ गई
कि सब अगर सब इकट्ठा हो जाते हैं, सब एकजुट हो जाते हैं, सब एक छत के नीचे आ जाते हैं, तो हम कामयाब हो सकते हैं। और उसके लिए जो हमारे रेफरेंसेस है, वो भी बहुत अच्छे रेफरेंसेस बाबा साहब देके गए हैं कि आप 51% इकट्ठा आ जाओ, सब कुछ आपका हो सकता है। तो उस पर काम करना शुरू किया। तो भाई अब इकट्ठा तो होना है, ये बात तो हो गई कि सबको इकट्ठा करना है। कार्य कठिन है पर करना तो है। तो कैसे इकट्ठा करोगे? तो पहली बात है कि इकट्ठा क्यों नहीं है, इस बात पे चर्चा हुई। वहां पे ये बात हो गई कि हम लोग इकट्ठा नहीं होने के जो कारण है, उसका पहला मेन कारण है हम जातियों में बटे हुए लोग हैं। हमने अपने अपने जातियों के अलग संगठन बना लिए हैं और अपने अपनी जातियों को महान मानते हुए हम एक दूसरे के प्रति द्वेष रखते हैं, एक दूसरे के प्रति कोई व्यवहार नहीं रखते हैं। तो इन लोगों को इकट्ठा करने के लिए क्या किया जाए? हमने ये भी सोचा कि हम बहुजन के नाम से, तो बहुजन तो संख्यावाचक शब्द है, तो इस नाम से भी इकट्ठा नहीं हो रहे। जो है हम मूल निवासी, तो मूल निवासी तो सारे हैं, तो इस नाम से भी हम इकट्ठा नहीं हो सकते। तो ऐसी क्या पहचान दी जाए, ऐसे क्या चीज दी जाए जिसके माध्यम से हम इकट्ठा हो पाए? तो उसके लिए हमको इतिहास में जाना पड़ा। हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो इतिहास में गया, देखा सम्राट अशोक के समय में जब हम राजा थे तो क्या थे, कैसा चलता था तंत्र, कैसा चलता था, किस तरह से काम होता था। तो वहां ये पता चला एक सांघिक व्यवस्था थी। तो क्यों ना एक संघ बनाया जाए। पहले ये जब शुरुआत हुई थी तो हमारे वी द पीपल के नाम से शुरुआत हुई थी। उसके बाद में इसको धीरे धीरे एक सांघिक व्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए काम करना शुरू किया। तो सांघिक व्यवस्था कैसी होगी, क्या थे? तो उस समय कौन सा ऐसा शब्द है जिससे हम इकट्ठा आ जाए? तो उसमें भी रिसर्च हुआ, बहुत ढूंढा ढांडी हुई, बहुत सारे किताबें लोगों ने, जो बुद्धिजीवी वर्ग था उन्होंने, आज भी हम इसी पे काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, देखते हैं। तो वहां पे ये पाया गया कि सम्राट अशोक के समय में एक शब्द था समण, उनके शिलालेखों में आया है समण शब्द। बाबा साहब की किताब में समण संस्कृति का उल्लेख आया है, और तथागत बुद्ध के साहित्य में भी समण शब्द का उल्लेख है, मैगस्थनीज के इंडिका में भी समण शब्द का उल्लेख है। तो ये आखिर में समण शब्द क्या है, इस पे रिसर्च हुआ, उसमें देखा कि ये समण शब्द हमारा पुरातन काल से चला आ रहा शब्द है। और ये हमारी मूलतः, हमारी संस्कृति की मूलतः पहचान है कि हमारी संस्कृति समणों की संस्कृति थी। खुद बाबा साहब ने भी इस बात को कबूल कर दिया उनकी किताब में क्रांति और प्रतिक्रांति में, कि ये जो है भारत में दो प्रकार की संस्कृति है, श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति। ब्राह्मण तो खैर वर्ग है, तो हम किस संस्कृति के लोग हैं? तो पता चला कि हम समण संस्कृति के लोग हैं। तो समण संस्कृति लोग थे, तो कैसे लोग थे, क्या था उस समय? इस पे बहुत गहराई से चिंतन हुआ। तो वहां देखा कभी समानता में रहने वाले लोग थे, उसको समण कहा गया। जो समानता में रमण करते थे उसको समण कहा गया। और वहां पर एक चीज निकल के आई कि वहां कोई जाति भेद नहीं था। तो ये देखो कि जब जाति भेद नहीं होता है तो सब समान हो जाते हैं। फिर ये हुआ कि जाति आई कहाँ से? तथागत बुद्ध के साहित्य को भी हमने ढूंढा, देखा उसके अंदर। तो उसमें तो जाति का जो शब्द है उसका अर्थ है पाली भाषा में उत्पन्न होना है। तो हम कुछ उत्पन्न करते थे, जन्म लेना है, उत्पन्न लेना, कुछ ना कुछ उत्पन्न करते थे। जब उत्पन्न करते थे तो उसके हमारे काम रहते थे, और काम के आधार पर हमको बाद में जातियों में बांट दिया गया। तो लोगों को हमको ये समझाते हैं अभी भी समण संघ के माध्यम से कि जातियां तो है ही नहीं। बाबा साहब ने खुद कहा कि कास्ट इज द नोशन ऑफ माइंड, हमारी मन की उपज है, ये हम पे थोपी गई। अब ये बहुत लंबा इतिहास रहा कि हम पे मन पे थोपी कैसे गई, किस तरह से हमको जातियों में कर दिया। तो उस समय उसके बाद में कहीं कहीं हमारा जो है शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया, हमको अशिक्षित कर दिया। बहुत सारे सालों तक, 400-500 सालों तक हमको शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया, जबकि हम सम्राट अशोक के समय हम सारे समण शिक्षित थे। तो पहला बार हमारा वहां हुआ कि हमारे शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। उसके लिए महामाना ज्योतिबा फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने
वो क्रांति चलाई, शिक्षित बनो। और शिक्षित करने के लिए उन्होंने स्कूल खोले, जो हमारे राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले, लोगों को शिक्षित किया। माता सावित्रीबाई फुले ने तो उनके गोबर और पत्थर खा के भी महिला को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। तो ये शुरुआत वहां से हुई कि हमको शिक्षित होना पड़ा, शिक्षित करना है। तो ये धीरे धीरे करके हम शिक्षित हो गए। और वो शिक्षण का बीड़ा जिन्होंने उठाया था, ऐसे महामानव को हम कितनी भी बार नमन कर ले, उनके ऋण को उतार नहीं पाएंगे, क्योंकि जो कुछ है वो सिर्फ शिक्षा की वजह से। अब ये देखो, शिक्षा आ गई, अब क्या हुआ, फिर भी हम इकट्ठा नहीं हो रहे। अब हमारी समण संस्कृति, हमारी ये समण शब्द का व्यापकता मैं बता रहा हूँ कितनी है, कि समण संस्कृति को हमको आगे बढ़ाना था। बाबा साहब ने हमको संविधान में शिक्षा का अधिकार दे दिया, सब कुछ दे दिया। बाबा साहब का बहुत बड़ा ऋण हमारे पर है। अब उनको, उनके जो कारवा है उसको कैसे आगे बढ़ाए। तो बाबा साहब का जो सूत्र है वो हमको ध्यान में आया, जो 20 जुलाई 1924 को उन्होंने दिया था, जो बहिष्कृत हितकारिणी महासभा में उन्होंने बताया था, शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो दूसरी चीज आ गई, संगठित रहना है। तो हम उसको किस तरह से हम उस चीज को आगे बढ़ा पाए, तो हमको संगठित करना जरूरी था। मान्यवर साहब ने बहुत अच्छी तरह से काम किया, पर वो टेम्पररी रहा। अब इस चीज को हम देखें, हम परमानेंट कैसे कर सकते हैं। तो जो हमको इतिहास से सीख मिलती है, कुछ गलतियों से, कुछ इससे, कि ये सब टूटने का कारण क्या था, तो उस कारण को कैसे दूर किया जाए। पहले तो हमने जातियों को इकट्ठा करने की बात कर ली, कि सारे, एक शब्द है समण संस्कृति, हम सब समण हैं। जैसे ही ये शब्द हम अपना लेते हैं कि हम सारे के सारे समण हैं, तो वो जातियां अपने आप खत्म हो जाती है। जातियों का, जो बाबा साहब ने किताब लिखी थी एनिहिलेशन कास्ट, जाति का निर्मूलन, तो ये एक हमारा मकसद पूरा क्लियर हो जाता है कि अगर हम समण शब्द को अपना लेते हैं तो जातियां अपने आप खत्म हो जाती है। इसलिए ये नियम समण संघ में बनाया गया है। देखिए, ये जो नियम बनाए गए हैं, ये कहीं ना कहीं हमको जो है बिखराव रोकने के लिए नियम बनाए गए, कि यहाँ जाति अभ्यास नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम जातियों में अगर बढ़ते चले गए तो फिर हम कभी इकट्ठा नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे जाति अभ्यास नहीं है। और हमारा जो शब्द है पुरातन पहचान, ये समण शब्द इतना पावरफुल है कि आप इसको अपना लेते हैं तो जातियां अपने दिमाग से, अपने आने वाली पीढ़ी के दिमाग से निकल जाती है। और इसके उदाहरण भी है हमारे सामने, कि हम देखते हैं। मैं वैसे तो बात चर्चा नहीं करता हूँ, पर कुछ शब्द हमारे ऐसे आए हैं, हिंदू शब्द जैसे, वो कैसे आया, वो कहीं है ही नहीं, ना कोई धर्म है, कहीं है ही नहीं, फिर आया कैसे। तो इसको बार बार बोला गया, बार बार लोगों के बीच में लाया गया। उस समय जो, मैं तो ये बोल रहा हूँ, फिल्म भी चली तो उसमें हिंदुओं की, इसके संस्कृति के बारे में और कुछ ना कुछ हमारे अंदर वो डालते गए, और वो हमको एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करते गए। हमको अनपढ़, हम तो अनपढ़ थे, हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, एक्सेप्ट करते गए। और उस शब्द को बाद में आपको एक्सेप्ट करना पड़ा, और आपने एक्सेप्ट किया, उसके बाद में उसको लिखा गया। बहुत हमारे जो पूर्वज थे, उनके बर्थ सर्टिफिकेट पे कभी हिंदू नहीं लिखा गया होगा, पर उसके बाद में जो उन्होंने बताया, वो हमारे बर्थ सर्टिफिकेट पे हिंदू शब्द लिखा गया है। तो ये शब्द जो है, अगर हम, हमारी संस्कृति है, इसको हम अगर आगे बढ़ा देते हैं बार बार बोल के कि हम समण है, हमारी संस्कृति समणों की है, जो कि कहीं ना कहीं जो हमको गाड़ दिया गया था उस संस्कृति को, उस शब्द को हम वापस निकाल के लाए हैं। तो उसको हमको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। और जैसे ये शब्द पहुंचेगा लोगों तक, अभी हमारे बहुत सारे लोगों ने समन शब्द का अध्ययन किया, बहुत सारे लोगों ने समन शब्द के बारे में जाना है, और वो पढ़ भी रहे हैं। धीरे धीरे करके ये समाज में ये शब्द जा रहा है कि हम सब समण। और ये शब्द अगर व्यापकता में आ गया, आप ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी हमारे माध्यम है, प्रचार प्रसार के माध्यम है, उस पे अगर हम बार बार ये कहते हैं कि हम सब समण हैं, हम समण हैं, तो इसकी व्यापकता हो जाएगी। और उसके बाद में आने वाली पीढ़ी ये धर्म के नाम पे समण लिखना शुरू करेंगे कि हम सब समण हैं। पहली तो चीज ये है। अब आगे देखते हैं कि दूसरा कारण क्या था हमारे बिखराव का।
दूसरा कारण बाबा साहब ने, जो मैं बात बता रहा हूँ, कुछ लोगों को अजीब भी लगे, कि बाबा साहब ने धम्म दिया, बहुत अच्छा धम्म था, तथागत बुद्ध का धम्म दिया। और धम्म दिया वो बहुत ही पुरातन धम्म है, पर उस पुरातन धम्म को भी कहीं ना कहीं जमीन के नीचे गाड़ने की कोशिश कर दी गई। फिर भी उस समय बहुत पहले से हमारे संत, जो महात्मा हुए, सारे संत हुए, संत रविदास, संत चोखा मेला, संत कबीर, संत घासीदास, इन्होंने, संत हमारे गुरचंद ठाकुर, हरचंद ठाकुर, इन्होंने बहुत कोशिश की कि ये जो है, ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने मेहनत किया। और उन्होंने एक अलग जो काल चला, उस काल में धम्म के साथ साथ उन्होंने ये अपनी वाणी में लोगों को बताना शुरू कर दिया। उन पे भी अत्याचार हुए, और सारे के सारे समण थे। मैं तो ये मानता हूँ कि उस समय जितने भी संत हुए, वो सारे समणों के ही संत थे, क्योंकि उन्होंने सामाजिक रचना के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार किया और बीड़ा उठाया समाज को एकजुट करने के लिए। पर उसके बाद में क्या हुआ, उन्हीं संतों के नाम पर हमने अलग अलग डेरे बना लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप किसी संत को मानते हो, उसकी मान्यता को मानते हो, अच्छी बात है, मानते मानते रहिए और उसको आगे भी बढ़ाते रहिए। तो वो जो लोग थे, हमारे समण लोग, उन्होंने ये संतों की वाणी को लेकर संतों के नाम पे अलग अलग मठों में बट गए। अब समण संघ ये कह रहा है कि आप जिसकी मान्यता है, जितनी भी हमारे समणीय मान्यता है, समणीय धर्म की मान्यता है, उनको मानो, पर इकट्ठा आ जाओ। और एक पहचान है आपकी, उस समण के नाम से इकट्ठा आ जाओ। आप चाहे रैदासी हो सकते हो, आप कबीरपंथी हो सकते हो, बौद्धिक हो सकते हो, पर हमारी पहचान समणों की पहचान है। आप मानो और इकट्ठा आ जाओ। क्योंकि अभी जरूरत ये है कि जब तक हम इकट्ठा नहीं आएंगे, तब तक हम जीत नहीं पाएंगे। अभी समण संघ अभी जो काम कर रहा है, एक नींव रख रहा है, और नींव को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है कि हमको किस तरह से इस नींव के साथ में, अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत अपने आप ही मजबूत होगी। तो समण संघ इस माध्यम से लोगों को इकट्ठा कर रहा है कि आप जिसकी भी मान्यता, हम यहाँ पे सभी मान्यता को मानते हैं। इसलिए देखिए, इसके अंदर हमने जो शब्द दिया है, हम सभी की मान्यता को मानते हुए एक चीज निकली कि कोई बोलेगा नमो बुद्धाय, कोई बोलेगा जय संत रविदास, कोई बोलेगा जय कबीर। इन सबको मानते हैं, पर एक कॉमन शब्द क्या होना चाहिए जो सभी को मान्य हो, सभी की मान्यता को एक साथ लेके चले। ऐसा शब्द, ऐसा नियम बना दिया कि सभी संगं नमामि करेंगे। क्योंकि जितने भी संघ में जुड़े हुए लोग हैं, चाहे किसी भी पंथ को मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, पर वो संघ में है, तो संघ जो है इन सारे लोगों का बना हुआ संघ है, उसको हम नमन करेंगे। तथागत बुद्ध को भी संगं नमामि करना पड़ा था, संघ को नमन करना पड़ा था। ये बात भी सुनो कि संघ जब तक पावरफुल नहीं होता है, तब तक लोगों तक नहीं पहुंचता है। तो हमको अपने आप को पावरफुल करना है, लोगों तक पहुंचना है, तो संघं नमामि ये हमारा शब्द है। अब उसके बाद में बात आती है जो हमारे टूटने की, संगठन। संगठन कोई बुरे नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जिन्होंने भी संगठन बनाए हैं, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए बनाए होंगे। वो बात अलग है कि बाद में वो अपने खुद के मतलब के लिए जो हो गए होंगे, उन्होंने डिवाइड कर दिया होगा। पर संगठन समाज को जागरूक करने के लिए बने थे। पर क्या ये संगठन, सारे संगठन ये समझ पा रहे हैं कि अगर हम एकजुट हो जाते हैं, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, क्या ये समझ पा रहे हैं कि अगर हम बोल रहे हैं लाखों में हैं, पर क्या वो समझ पा रहे हैं कि हम लाखों में होते हुए भी, हम इतना काम करते हुए भी, बहुत मेहनत की है उन्होंने भी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, संगठन वालों ने, सभी ने बहुत मेहनत किया, तो इतना काम करते हुए उसका परिणाम क्या मिल रहा है हमको? तो एक छोटी सी बात है कि इसका मेन चीज है कि आप इकट्ठा नहीं हो। सारे संगठन के लोग अगर इकट्ठा आ जाते हैं, तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, और सब कुछ हमारा हो सकता है। राजनीति की बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं
कि राजनीति सभी तालों की चाबी है। बिल्कुल, राजनीति सभी तालों की चाबी हो सकती है, पर चाबी है किसके पास? वो तो चाबी लोगों के पास में ही रहेगी कि लोगों को ही वोट के अधिकार से, बाबा साहब ने जो वोट के अधिकार दिए थे उसके माध्यम से लोगों को उन्होंने अधिकार दे दिया और चाबी दे दी। पर वो लोगों के पास में चाबी है तो वो लोग क्या इकट्ठा हैं जो हम राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं? और जो इकट्ठा है वो बढ़ गए हैं। क्या हम लोग इकट्ठा हैं? तो ये संगठनों को ये सोचना चाहिए कि चाबी अगर लोगों के पास में है, क्यों ना हम सभी को इकट्ठा कर ले। सारे संगठन एक दूसरे को बात करें, और नहीं बात होती है तो हमसे बात करें। हम कोशिश करेंगे लोगों को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि समण संघ तो राजनीति में नहीं जाएगा, उसका कोई व्यक्ति जा सकता है। इसलिए ये नियम भी बनाया गया है कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा। संघ तो लोगों को इकट्ठा करने का काम करेगा, आपकी जो संगठनों की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने का काम करेगा, आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करेगा जिससे समाज का भला हो। आज हमारे बहुजनों के या हम समणों के जो हमारे बच्चे हैं उनका क्या भविष्य है? आज शिक्षा नीति इस तरह से बन रही है, आर्थिक नीति इस तरह से बन रही है कि जो हमारे फायदे की नहीं हो रही है, तो उसको भी प्राप्त करने के लिए हमको इकट्ठा तो आना ही पड़ेगा। और अगर राजनीति से, मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि राजनीति का अगर पीछे पुश हो, बैकअप हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। जैसे तथागत बुद्ध का धम्म सम्राट अशोक के समय में जो राजनीति की उनको सहायता मिली, उससे समय पूरे विश्व में फैल गया। तो राजनीति जरूरी है, पर क्या राजनीति में आने के लिए, वो चाबी ढूंढने के लिए सबको इकट्ठा नहीं होना चाहिए कि आओ सभी के पास में चाबी, एक चाबी लगाओ और सब मिलके राजनीति में पहुंच जाओ? वहां पे भी तो इकट्ठा आना जरूरी है, क्योंकि आपका वोट का अधिकार जो है वो देने के बाद में आपके हिस्से में जो वोट आ रहे हैं वो क्यों कम आ रहे हैं? क्योंकि आपके आपसी वोट ही बटे पड़े हैं, हमारे समणों के वोट बटे बटे पड़े हैं, कोई ये पार्टी में कोई वो पार्टी में। और ताज्जुब की बात है कि जब इलेक्शन होते हैं तो एक जगह से हमारे समणों के 10 संगठन खड़े हो जाते हैं और वो विषमतावादियों का एक ही होता है। तो हमारे वोट तो 10 जगह बट बट के जा रहे हैं, तो कैसे जीतेंगे? ये चीज हम लोगों को, हमारे राजनीति करने वाले लोगों को ये समझनी चाहिए। और 10 लोगों के अलग अलग वोट अगर बढ़ जाते हैं तो उसमें हम जीत नहीं पाते हैं। तो ये चीज, और हमारे बहुत से साथी जो हमारे समण हैं वो उनके परिस्थितियों से इसके अंदर विषमतावादी संगठनों में जा चुके हैं। उनको ये समझना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, क्यों मैं मेरे लोगों के साथ में नहीं हूँ, क्या इसमें क्या कमी है कि ये संगठन मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये उसको सोचना चाहिए। और इसलिए जो संघ, ये संघ में नियम बनाया है, अब देखो ये नियम, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। ये नियम भी इसीलिए बनाया है कि हम कहीं पद में या प्रतिष्ठा में उलझ के एक दूसरे के साथ में लड़ने लग जाए, एक दूसरे की टांग खिंचाई न करने लग जाए। और संघ में इसलिए ये नियम बनते हैं, और संघ का रजिस्ट्रेशन भी इसीलिए होता है, नहीं होता है कि रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं पद आएगा। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं संघ के बिखराव को रोकने के लिए है, जो बिखराव हमने मान्यवर साहब के बाद में हमने देखा है। उस बिखराव को रोकने के लिए ये सब नियम हम बोलते हैं, ये नियम हम सबको पालन करना चाहिए। पर सही में अगर अगर इसको गहन अभ्यास करेंगे तो ये हमारे अंदर के बिखराव को रोकने के लिए। यहाँ केवल संघवाद ही होगा, कोई व्यक्तिवाद नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति बिखराव लाता है और संघ बिखराव को रोकता है। तो ये जो चीजें हैं नियम हमारे संघ के, और इसके माध्यम से हम लोगों को ये मैसेज देते हैं कि भाई संगठित हो जाओ। बाबा साहब का जो सूत्र है, संगठित रहो। अगर हम जब तक संगठित नहीं हो सकते हैं, एक संघ के रूप में एक साथ नहीं आ सकते, तब तक निश्चित रूप से हम जीत नहीं सकते। और जैसे ही हम संघ के रूप में इकट्ठा हो गए, इसके उदाहरण भी है हमारे। 2 अप्रैल 2018 का उदाहरण देते हैं, किसानों के संघ का उदाहरण देते हैं। संघ प्राकृतिक है ये भी हम बताते हैं, प्रकृति के जो जीव है उनका उदाहरण देते हैं। मधुमक्खी के छत्ते को देख लो, उसका उदाहरण देते हैं। एक मधुमक्खी को आप कहीं भी मार सकते हो और पूरा
अगर झुंड आ जाता है, छत्ता आ जाता है मधुमक्खी, तो आपको भागना पड़ता है। हम जो प्राणियों के इसके संग है उनको भी बताते हैं, शेरों का झुंड है, हिरणों का झुंड है, ये हमको प्रोटेक्ट करता है। और यही संघ की अवधारणा है। इसमें न कोई नेता है, न कोई ऊंच नीच है, न कोई द्वेष है, न कोई अहंकार है। क्योंकि हम अहंकार में, द्वेष में लोगों को तोड़ते हैं। हमारा अगर लोगों को जोड़ने का जो काम है, वो काम अगर निश्चित रूप से हमको करना है, तो एक काम हमको बहुत तेजी से करना पड़ेगा, मैत्री भावना। अपने अंदर मैत्री भावना बनाओ, दूसरे के प्रति द्वेष मत रखो। और दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमारे विपरीत जो संघ काम कर रहा है उसके बारे में चर्चा ही मत करो। हम आजकल देख रहे हैं फेसबुक पे या ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे देखते हैं कि बस ये उन्होंने ये अत्याचार करे, वो ऐसा करे, वो ऐसा करे। अरे उनको छोड़ो ना, हमको क्या करना है, हमको क्या बात करनी है, हमको कैसे पॉजिटिव रहना है, हमारे बच्चों को कैसे पॉजिटिव करना है, उस पर ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाएगी, उनकी बात करेंगे तो उनकी बात ही मत करो। हमको जो काम करना है उस काम के हमको कैसे करना है, सब मिलके इकट्ठा होके इस पे चर्चा करें कि ये चीजें है हमको करनी है। आज भी हम पोर्टल पे बात करते हैं कि पोर्टल में कुछ कुछ चीजें जो है नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। ये चर्चाएं होती रहनी चाहिए, पर ये चर्चा पॉजिटिव हो, किसी को इस बारे में बुरा ना लगे। हो सकता है किसी का मन दुख हुआ हो, मतभेद हो सकते हैं, यहाँ पे संघ में मतभेद हो सकते हैं। हो सकता है कोई मुझे अच्छा ना लगे या मैं किसी को अच्छा ना लगूं, ये बात हो सकती है। पर हम एक दूसरे की जो मतभेद है उसको भूल के अगर हम संघ के प्रति विचार करते हैं कि हमको एक संघ में रहना है, तो वो आपसी मतभेद हमको भूल के हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य, ये हमको सोचना है और निस्वार्थ भाव से हमको जुड़ के काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप ये मान के चलोगे कि संघ मुझे क्या देगा, तब तक आप जीत नहीं पाओगे। बात यह है कि आप संघ को क्या दोगे। जब आप संघ को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाओगे, तो संघ आपको वो सब कुछ देगा जो आपको चाहिए। तो ये ताकत है इकट्ठा होने की, एक सांघिक भावना, एक हमारा जो विचार है, एक पहचान है, समण पहचान के साथ में जुड़ने की। तो मेरा सभी समणों से निवेदन है कि ये काम को हमको तेजी से करना है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज के आज या कल के कल हुआ, हो सकता है सालों लग जाए इसको करने में। हो सकता है मैं रहूं नहीं रहूं, आप रहो नहीं रहो, पर आने वाली पीढ़ी अगर इसको हम धीरे धीरे ये चीजें देते गए, तो वो एक दिन ये संघ जरूर मजबूत होगा। हम नींव का पत्थर रहेंगे, नींव में पड़े रहेंगे, कोई पूछे नहीं पूछे, हमारे कोई नाम नहीं रहेगा, चल जाएगा। पर ये संघ मजबूत होगा तो समझ लो हमारा समाज मजबूत होगा और हमारा सब कुछ मजबूत हो सकता है। बस इतनी सी बात कहूंगा। मेरे वक्त में कोई त्रुटि हो, किसी को ठेस पहुंची हो, कोई नाराजगी हुई हो, तो मैं संघ से 3 बार माफी चाहता हूँ। संघे योग फलितो दोषो, संगो खमतो तम ममंग, संग नवमी संग नवमी संग नवमी।